नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर 2 दूनी 4। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और मेरे 3 सहयोगी भी अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कौन कहां से है। लखनऊ से पंकज झा मेरे साथ मौजूद रहेंगे, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित होंगे और पटना से प्रभाकर कुमार हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। तो बारी बारी से अपने तीनों सहयोगियों के पास हम जाएंगे, वहां से उस प्रदेश की खबर के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज कौन सी खबर बताने वाला हूं। वो बात तो याद होगी आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर वाली, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी, पाकिस्तान को जानकारी देने को लेकर थी। उस पर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला था। अब जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के सांसद, वो भी इस मैदान में, इस चर्चा में कूद गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो आज विस्तार से इसकी पूरी पृष्ठभूमि भी समझेंगे और निशिकांत दुबे ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। अब चलता हूं मैं सीधे पंकज झा के पास, उनसे जानते हैं कि वो क्या खबर बताने वाले हैं। यूपी में चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर यह गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव से पहले बिखर सकता है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले में मुसलमान तो है ही नहीं, वो मुसलमान तो वहां दरी बिछाता है। तो क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा कि गठबंधन बिखर सकता है क्या? आज इसी पर बात करेंगे और जिस नेता की वजह से इमरान मसूद आजकल ऐसा बोल रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। नाम है उनका समाजवादी पार्टी के आशु मलिक। अब आगे की खबर के लिए चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास। महाराष्ट्र से खबर पुणे के दहेज कांड के अपडेट को लेकर है। इस मामले में राजेंद्र हगावणे, जो कि एनसीपी के नेता हैं और अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं, उन्हें और उनके बेटे को कल शाम पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते हफ्ते भर से ये लोग फरार चल रहे थे। इनकी बहू वैष्णवी ने 16 मई को आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद वैष्णवी के घर वालों ने यह आरोप लगाया था कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और ये आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला है। इसमें और भी एक अपडेट यह आया है कि हगावणे की बड़ी बहू, उसने भी आरोप लगाया कि उसे भी इसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसी खबर पर आज हम आगे बात करेंगे। अब आइए चलते हैं प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और हम बात करेंगे बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार की बढ़ती मुश्किलों की। ईडी और सीबीआई के मामले झेल रहे लालू प्रसाद यादव के लिए अब आज एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जबकि ईडी ने उन पर आय से अधिक संपत्ति के लिए मामला दर्ज किया है जो आज दिल्ली में कोर्ट में लंबित है। जबकि बिहार में चुनाव सर पे है, उसमें ईडी सीबीआई का शिकंजा लालू प्रसाद यादव के परिवार पे कसता जा रहा है। तो इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? क्या इससे लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी को चुनाव में मुश्किलें होंगी, या ये बैकफायर करेगा, लोगों की उन्हें सिंपैथी मिलेगी? इन सारे बिंदुओं पर आज हम बिहार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले विस्तार से खबरों के लिए हम दिल्ली का रुख करते हैं अनंत के पास। शुक्रिया प्रभाकर, एक बार फिर से आपके पास आएंगे आपकी खबर का विस्तार समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी खबर अपने दर्शकों को बता दूं जो मैंने शुरुआत में बताई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमले के बारे में पाकिस्तान को आगाह कर दिया। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्हें 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते की याद दिलाई, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी को एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया। एस जयशंकर ने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा जो अटैक हुआ था आतंकी ठिकानों पर, उसके बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई थी। तो राहुल गांधी ने इस पर ही सवाल उठा दिए और क्या क्या सवाल उठाए ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं निशिकांत दुबे ने दरअसल क्या कहा। 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने
वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। तो आप देख रहे हैं कि पूरी खींचतान इस मसले को लेकर सियासी तौर पर दिखाई दे रही है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अब इस बात के भी दो पक्ष हैं। जहां तक जयशंकर साहब के बयान की बात है तो उनके बारे में बीजेपी का कहना यह है उस बयान के बारे में कि ये ऑपरेशन के बाद जानकारी दी गई थी, जबकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पहले जानकारी दे दी गई। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, एक बार जरा उनका रुख कर लेते हैं। ये तब जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, कोई खंडन, कोई माफी, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई। उसके बाद 16 तारीख को कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए मंजूनाथ कहते हैं प्रमाण दीजिए। क्या नष्ट हुआ है? और सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की नेत्री मरियम नवाज कह रही हैं बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, आतंकवादी ठिकाने, पाकिस्तान के एयरबेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी के इशारे पे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो छुटपुट युद्ध है, छुटपुट युद्ध। आप एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का अगर चरित्र देखेंगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया देखेंगे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाती है उनका केवल विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, यही राहुल गांधी जी की जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाता है, उसमें भी खड़गे जी कांग्रेस पार्टी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। क्या ये एकजुटता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल नहीं है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा पूरे विश्व के सामने रख रहा है? इस पे कौन सी राजनीति की आवश्यकता है? जिनका तजुर्बा है, जो लोग अपनी वाणी, अपने शब्दों, अपने तर्कों के लिए जानने जाते हैं, अगर भारत की सरकार ने ऐसे हमारे नेताओं को यह जिम्मेदारी दी तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन इस पे भी राजनीति करी। तो मैं अगर इस प्रेस वार्ता का सारांश रख सकूं तो इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहेगा। हमारी देश की सेना सबसे वीर है, वो आतंकिस्तान को सबक सिखाती रहेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी जैसे पूर्ण प्रयास करें कि हमारी सेना का मनोबल तोड़ेंगे। ये कभी संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। मोहित टाइम्स नाउ।
तो आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासी खींचतान मची हुई है। एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मामला जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सियासत शुरू हुई है कई पहलुओं पर वो अब तक जारी है। गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जरा सुनवाते हैं। आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? तो बड़ा हमला राहुल गांधी पर गौरव भाटिया ने यहां पर किया। कई सवाल राहुल गांधी को लेकर उन्होंने पूछे और ये तक आरोप लगाया कि पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान की जो बातें हैं, पाकिस्तान का जो रवैया है, राहुल गांधी के बयान उसको सपोर्ट करते हैं। कई सवाल उन्होंने यहां पे खड़े किए। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, सेना तो अपना पराक्रम दिखा चुकी, अब नेता अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। सियासी संग्राम और पराक्रम के मायने क्या है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब पहलगाम हिंसा हुई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ आनंद, तो आपको याद होगा कि देश में हम लोग भी बहुत चकित थे और सुखद आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से सभी पार्टियां एक साथ हैं। सभी दल चाहते हैं कि जो पहलगाम में हिंसा हुई है उसका बदला लिया जाए और दोषियों को सजा मिले। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट किया गया है तो अब खुलकर इस पर राजनीति हो रही है। सबसे पहले राहुल गांधी ने जयशंकर विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर सवाल उठाना शुरू किया और लगातार इस तरह से हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि वो मुखबिरी कर रहे थे पाकिस्तान की। तो राहुल गांधी अगर इस स्ट्रेस तक चले गए, यहाँ तक लेके चले गए बात को, तो अब निशिकांत दुबे ने आज सुबह सुबह ही एक बड़ा हमला बोला कांग्रेस के ऊपर और कहा कि जिस तरीके से जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी नींव जो है वो कांग्रेस की जो सरकार थी 1992 में उसी समय पड़ गई थी। हालांकि उन्होंने जिस एग्रीमेंट का जिक्र किया है, सुबह में जो एक ट्वीट किया है, जो पोस्ट किया है, उसमें यह कहा गया है कि 6 अप्रैल 1991 को वो एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसमें यह कहा गया है कि ये तब अस्तित्व में आएगा जब भारत सरकार इसको रेटिफाई करेगी। और निशिकांत दुबे के अनुसार, और वो जो समझौता उन्होंने पोस्ट किया है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 1994 का उसमें जिक्र है। और निशिकांत दुबे के अनुसार अगस्त 1992 में जब कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आ चुकी थी, उस समय इसको रेटिफाई किया गया और उसके बाद ये जो समझौता है वो अस्तित्व में आया। तो दोनों ही पक्ष जो है अब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से की गई और बीजेपी अब लगातार ताबड़तोड़ पलटवार कर रही है, जवाब दे रही है कांग्रेस को। लेकिन ये सच्चाई तो है प्रशांत, जब किसी मसले पर सियासत होती है, खासकर इतने गंभीर मुद्दे पर जब सियासत हो रही है, सियासी खींचतान हो रही है, तो जहन में यही सवाल आता है कि जो एका पहले दिखाया गया था वो उसके कोई मायने थे नहीं। अब जिस किस्म की सियासत यहाँ पर हो रही है, सवाल मेरा आपसे ये है कि इस सियासत के पीछे का खेल क्या है, इस सियासत का लक्ष्य क्या है, इस सियासत से क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, देखिए अनंत, ये समझना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है। कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, उसे हर हाल में सरकार पर हमला करना है, सरकार से कुछ मायनों में सवाल भी पूछना है। पहलगाम हिंसा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एकता दिखी वो अब फुर्र हो चुकी है। वो कांग्रेस को लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरना चाहिए और वो लगातार अब इस तरह से सवाल पूछ रही है। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में ये आता है कि राहुल गांधी जयशंकर के जिस बयान पर हमला कर रहे हैं, जयशंकर पर, वो एक बात कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जयशंकर ने कुछ गलत किया है तो क्या वो खुद ही ये बात मानेंगे और एक पब्लिक बयान देकर इस बात का खुलासा करेंगे? तो चलिए, पंकज से लगता है हमारा संपर्क कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण टूट गया है। पंकज को यहाँ माफ कीजिए, प्रशांत को यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करेंगे और पंकज का हम सीधे रुख करेंगे और जानेंगे कि उनके पास क्या खबर है और उसके बारे में विस्तार से वो हमें बताने जा रहे हैं। पंकज।
कहां तो साथ साथ चलने के वादे और इरादे थे। जी हां, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे पहले ही बात बिगड़ने लगी है। हम बात कर रहे हैं यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो एकता थी, अब उस पर सवाल उठने लगे। और सवाल कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उन्होंने खुद ही उठाया है। वो कह रहे हैं कि वो प्रियंका गांधी के प्रोडक्ट हैं और अब अखिलेश यादव का फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये मतलब समझा जाए कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बिखराव की ओर है? आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं कि आखिर इमरान मसूद ने क्या कहकर इतना बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया है। सुनते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, और खुलकर कह रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि अखिलेश यादव के पीडीए वाले में मुसलमान तो है ही नहीं, वह मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम करता है। और यही बात AIMIM के अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं। यानी दोनों नेताओं की बोल और वचन एक जैसे हैं। क्या कहा इमरान मसूद ने, जरा सुनते हैं। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद MP बना है, किसी और के नाम पर MP नहीं बना हूं मैं। 80-20 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को रखने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पार्टी को खड़ा करना है तो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। कहाँ है पीडीए में मुसलमान? बताओ ना मुझे को, कहाँ है मुसलमान? कहाँ है मुसलमान? क्या हम सिर्फ वोट और दरी बिछाने के लिए? अखिलेश जी से हमारे बारे में पूछेंगे हम छोटे नेता, हम तो छोटे नेता हैं, हम तो अब्दुल हैं। अब्दुल का काम पंचर लगाना है, आपको अब्दुल से सिर्फ दरी बिछवाना है। यहां अब्दुल को नेता बनाना है, बस फर्क इतना ही तो हो रहा है। आप क्या इतना खुल के इससे मुझसे ज्यादा पूछोगे? अब इमरान मसूद ने जो कहा है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए एक असहज स्थिति हो गई है। यानी एक तरीके से कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी हो गया है। हालांकि होना तो चाहिए था इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी। अब बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, बीजेपी मौज ले रही है। तो बीजेपी के नेता मोहसिन रजा क्या कहते हैं इस पूरे विवाद पर, जरा उनको भी सुन लेते हैं। कांग्रेस बैसाखी से भी नीचे आ चुकी है, क्योंकि बैसाखी जब दी गई थी, इनको किसी ने दी होगी, उसके बाद कांग्रेस इतना बीमार कर चुकी थी प्रदेश को और देश को कि लोग समझ गए कि अब इनको बैसाखी देने से कोई फायदा नहीं है और इनकी वो बैसाखी भी अब इनके किसी काम की नहीं रह गई। और क्योंकि ये लायबिलिटी हो चुके हैं सारे राजनीतिक दलों पर। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अभी से पटाखे फूटने लगे हैं? हालांकि 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब से कुछ दिनों पहले ही प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, था और रहेगा भी। यानी वो मिलकर चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। लेकिन अब तो बातें कुछ और होने लगी हैं। और ये झगड़े की शुरुआत जो इमरान मसूद ने आज कहा है, जो बात उसकी शुरुआत जो हुई, उसके पीछे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं आशू मलिक, सहारनपुर से विधायक है। इन दोनों से के बीच की झगड़े की शुरुआत हुई और फिर बात यहां तक पहुंच गई कि वो कह रहे हैं इमरान मसूद कि उन्हें अखिलेश यादव का तो फार्मूला ही मंजूर नहीं है। हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं सहारनपुर से आशू मलिक। आशू मलिक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो आशू जी, क्या हो गया? आप दोनों तो साथ थे। आशू मलिक जी, आप दोनों एक वक्त में साथ थे और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि इमरान मसूद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाता है। आप लोग दरी बिछा रहे हैं? देखिए इमरान मसूद जी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। ऐसा कोई भी, चाहे जिले सहारनपुर में हो या बाहर हो, इन्होंने कभी भी किसी को नहीं बख्शा और हमेशा इससे ये नफरत की राजनीति करते हैं। और इस तरह के बयान जो आप बता रहे हैं, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, इनको यही तो दिक्कत है कि अब्दुल अब MLA बनने लगे। ये एक छत्र अपना राज चाहते हैं और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये स्लीपर सेल है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि कुछ लोग पार्टी में, कांग्रेस में ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं।
ये तो खुद राहुल गांधी जी ने कहा। एक मिनट आसू मलिक जी, इमरान मसूद को, आसू मलिक जी आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट हैं, जो राहुल गांधी ने इशारा किया था। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी प्रियंका के करीबी हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि वो प्रियंका गांधी के प्रोडक्ट हैं। देखिए, अगर उन्होंने क्या कहा इससे नहीं, बात ये है कि वो अभी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके दबाव में कह रहे हैं, कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी है। गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावना थी कि सभी दल आकर के इकट्ठा होकर के सांप्रदायिक ताकतों से लड़े, और उसमें गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन अपनी जगह मजबूती से है। ये लोग हैं जो एक तरह से इन्होंने टेंडर लिया हुआ है कि गठबंधन को तोड़वाने के लिए, लेकिन गठबंधन अपनी जगह से। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, जो नेतृत्व है, उन्हें इनका संज्ञान लेना चाहिए और ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का स्टैंड है। उसके बाद हम आपको कोई जवाब दे सकते हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो फार्मूला था ना विधानसभा लोकसभा के लिए, कि भाई 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ दी और थोड़ा रहम कर दिया, वो वाला फार्मूला नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं 200 सीटों पर हमारी तैयारी है, कांग्रेस की तैयारी है 403 में से 200 पर अभी से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जहां गठबंधन की बात है और गठबंधन की बात होगी, वहां इमरान मसूद सर्वे सर्वा नहीं है। ये कौन, इनसे थोड़ा ही बात होगी। जहां बात होगी नेतृत्व की होगी, हमारे राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय लीडर है अखिलेश यादव जी, उनके और राहुल गांधी जी के और उनके कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके बीच की बात है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये सीटों के बंटवारे को लेकर हम कैसे बात कर सकते हैं? एक बात होती है ना गुड आसू जी, एक होता है ना गुड कॉप और बैड कॉप। क्या होता है कि पार्टी का आलाकमान खुद नहीं बोल पा रहा है तो वो अपने लोगों से कहलवाता है, उसका रिएक्शन देखता है, उस आधार से रणनीति बनती है। तो कहा जा रहा है कि इमरान मसूद जो बोल रहे हैं बिना पूछे नहीं बोले हुए। तो हम यही तो कह रहे हैं कि पार्टी का ये कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए और कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी की सहमति है। हम यही तो जानना चाहते हैं कि ये पार्टी की सहमति है। तो फिर सवाल तो बहुत उठते हैं। अब चलते चलते एक सवाल है आशु जी, बात अगर ये अब्दुल की कर रहे हैं तो ये हमेशा से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जब इनके ऊपर कोई भी संकट आता, आफत आती है, तो ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बता देंगे हमें। अगर बात कांग्रेस की करेंगे तो कांग्रेस के टाइम में जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमान 30% थे नौकरियों में, उन्हीं के शासनकाल में 4% कैसे रह गए? अगर वो सवाल पूछेंगे तो सवाल तो ये भी उठेगा कि हिमाचल प्रदेश में इन्हीं के सरकार के मंत्री मस्जिद को शहीद कराने के लिए धरने पे बैठे थे, उस पे इनकी चुप्पी क्यों थी? तो सवाल तो बहुत सारे हैं। फिर इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस। एक सवाल ये है, आपने आशु जी चलते चलते एक सवाल ये है, एक मिनट जी, कि आपने एक पोस्ट किया, कहा कि ये किसी के इशारे पे बुलबुल नाचती है। मतलब किसके इशारे पे चल रहे हैं इमरान मसूद? हमने कहा ना कि इनके ऊपर कौन सा राजनीतिक दबाव है। ये अपने भाषण में हमेशा दूसरों को कहते थे कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हमने तो इनसे पूछा है कि अब बताओ ये वाली बुलबुल किसके इशारे पे नाच रही है? भाई इनको हमने बड़ी ईमानदारी से, पूरे गठबंधन ने इनको चुनाव लड़ाया और यहीं पर मेरे पास बैठ करके इन्होंने कहा था कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और 365 दिन भी नहीं बीते और इल्जाम लगाने लगे। चलिए, बहुत आशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आपने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब लेकर हम इसी 2 दूनी 4 शो में इमरान मसूद को लेकर भी आएंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या बात है। एक बात कही जाती है, बहुत बहुत शुक्रिया आशु साहब हमसे जुड़ने के लिए, कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात इमरान मसूद ने छेड़ी है तो क्या ये बात बहुत दूर तलक जाएगी? अब हम जब बात कर रहे हैं दूर तलक, तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा? इसी सवाल के साथ हम छोड़े चलते हैं और चलते हैं अब जितेंद्र दीक्षित के पास आगे की खबरों के लिए।
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र में पुणे के दहेज कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कल हमने आपको इस बारे में खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक बड़े एनसीपी के राजनेता राजेंद्र हगावने की बहू ने 16 मई को आत्महत्या कर ली थी, खुद को फांसी लगा ली थी। और उसके बाद पुणे के करीब पिंपरी चिंचवड़ की पुलिस ने राजेंद्र हगावने और उनके परिजनों के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में राजेंद्र हगावने की पत्नी, उनकी बेटी और एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन खुद राजेंद्र हगावने और उनके एक बेटे जो है वो गायब थे, वो फरार थे और उनको पुलिस ढूंढ रही थी। खबर यह आई कि कल शाम को उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। स्वारगेट नाम की जगह है पुणे में, वहां पर इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। तो ये उस पूरे मामले में अपडेट है। और इस खबर को लेकर सियासी बवाल महाराष्ट्र में इसलिए मचा हुआ है क्योंकि राजेंद्र हगावने जो है वो एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के पश्चिम महाराष्ट्र में बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। साल 2004 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। तब मुल्शी नाम की एक विधानसभा सीट हुआ करती थी 2008 तक। वहां पर हालांकि वो चुनाव जीत नहीं सके थे, लेकिन दूसरे नंबर पर थे जब चुनाव नतीजे आए थे। ये मुल्शी तहसील के एनसीपी के प्रमुख भी थे और काफ़ी दबंग नेता उस इलाके के माने जाते थे। तो इस पूरे मामले में अपडेट अब ये है कि एक तो उन्हें अजीत पवार ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, एक एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। महिला आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस बाबत जो है पुलिस कमिश्नर को सूचना दी है। और एक अपडेट ये भी आया है कि इस परिवार की बड़ी बहू जो वैष्णवी से बड़ी बहू जो है, वैष्णवी जो छोटी बहू थी, तो उस बड़ी बहू ने भी सामने आकर आरोप लगाया कि उसको भी वैष्णवी की तरह ही परिवार में प्रताड़ित किया जा रहा था, परिजन उसको प्रताड़ित कर रहे थे और ये राजेंद्र हगावने एक बार उन्होंने भी उसकी पिटाई की थी। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ पुणे से मौजूद है मेरे सहयोगी राहुल कुलकर्णी। राहुल, ये बताइए कि अब पूरा अपडेट क्या है? कुछ नई परतें जो है इस पूरे मामले की खुल रही हैं और राजेंद्र हगावने और उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद कई और भी बातें चौंकाने वाली सामने आ सकती हैं। राहुल, बिल्कुल आ सकती है। और ये जो गुत्थी है कि क्या ये हत्या का मामला है या आत्महत्या है, ये शायद आज जब इनकी 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है, उस समय जब पुलिस रिमांड के लिए मांग करेगी, तो शायद ये पता चलेगा कि जैसे ससून अस्पताल ने जो 2 डॉक्टर हैं जिन्होंने ये पीएम किया था और उसमें ये पाया गया था कि लगभग 20 ऐसे जख्म वैष्णव के शरीर पे पाए गए थे। और तब से वैष्णव की जो फैमिली है, जो कसपटे फैमिली है, ये बार बार कह रही है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। लेकिन जितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 दिन हुए हैं, ये आत्मसमर्पण हुआ, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, फिर अजित पवार जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि जहां पे भी हो उनको पकड़ के लाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया। एक ये घटना, वैष्णवी की आत्महत्या की घटना जैसे पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है, वो 16 तारीख को हुई। एक 17 तारीख का एक सीसीटीवी वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में जो फरार आरोपी थे वो एक होटल में बैठे पाए गए, वहां पे वो खाना खा रहे थे। तब अब ये वीडियो को लेके भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतने खुलेआम वो पुणे सिटी में घूम रहे थे, जब तक उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तब तक पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ पाई। और जैसे ही आज पुलिस रिमांड के लिए पुलिस जब मांग करेगी, तब पहली बार ये पता चलेगा कि क्या पुलिस ने इस 7 दिन के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या का मामला है। तो जैसे ही कोर्ट में इसकी पेशी होगी, तब ये मामला, ये हमारी जो गुत्थी सबको लगी है वो खुल के सामने आएगी। अभी यहाँ पे बहुत से आंदोलन होने जा रहे हैं। आपको तो पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, चौंकाने वाली बात है कि, जी बताइए राहुल, ये चौंकाने वाली बात है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो ज़्यादा दूर का नहीं है, जहां पर ये रहते थे उसके करीब के ही एक कस्बे का है और ये घटनास्थल के अपने घर के इर्द गिर्द ही घूम फिर रहे थे, लेकिन फिर भी ये पुलिस के हाथ नहीं लगे। क्योंकि ये इसलिए बड़ा सवाल बना है कि आपको पता है कि समाज सेविका अंजलि दमानिया ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये आरोप लगाए थे कि ये जो हगावने फैमिली है, उनके रिलेटिव्स पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही अहम पोजीशन पे हैं। जैसे उनके मामा है,
जो सुपेकर हैं, जो स्पेशल डीआईजी रह चुके हैं। तो अब उसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है और अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि जैसे कसपटे फैमिली कह रही है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। तो इसी को लेके सब लोग जो हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं पुणे के, अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस में कोई ऐसा शख्स था, क्या कोई ऐसा राजनीतिक नेता था ये हगवने फैमिली को बचा रहा था। हालांकि अभी जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसमें और एक अक्यूज नीलेश चौहान, उसके खिलाफ वेपन एक्ट के तहत क्राइम रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि नीलेश चौहान ने जो वैष्णवी का 10 महीने का बेटा था उसको कसपटे फैमिली को नहीं सौंपा था। हालांकि उसने अपने पास जो वेपन था उसके जरिए कसपटे फैमिली को धमकाया भी था। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये राजनीति इसलिए भी तेजी पे है क्योंकि अब बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादी के इस गुट के खिलाफ एजिटेशन कर रही है। जैसे बताइए जितेंद्र। जी राहुल, इस मामले में जो बड़ी बहू है हगवने परिवार की, वो भी कल सामने आई और उसने भी बताया, उसने नरेट किया कि किस तरह से उसके ऊपर भी अत्याचार हुआ था, किस तरह से क्रूरतापूर्वक उसके साथ भी व्यवहार हो रहा था। आपकी बात हुई उसके साथ में, क्या बताया उसने? देखिए, मयूरी हगवने का मैंने एफआईआर पूरा पढ़ा, तो उस एफआईआर के जब ये रजिस्टर्ड हुआ एफआईआर, अगर पुलिस उस समय ही कार्रवाई करती, क्योंकि उस एफआईआर में इतने तफसील से लिखा है और उसने कुछ वीडियो भी दिखाए, कुछ फोटोग्राफ भी दिखाए, तो हगवने फैमिली जो है वो अपने डॉटर इन जो उनके घर की बहू थी उसको जिस तरीके से उस घर में ट्रीटमेंट मिल रही थी, तभी पता चल रहा था कि एक अलग मेंटेलिटी के ये लोग हैं। जब मयूरी खुल के सामने आई तब ये बात फिर सामने आई कि अगर पुलिस ने उस समय रजिस्टर्ड किया हुआ क्राइम उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती तो शायद आज वैष्णवी जिंदा होती। अब मयूरी जो है वो खुल के बात कर रही है। आपको तो पता ही है कि मयूरी का खुद का जो पति है, अब पुलिस ने उसको भी आज सुबह जब उसने आत्मसमर्पण किया तो उसको भी अरेस्ट किया है। हालांकि गांव वाले उसके पति को लेके कुछ अलग बातें कह रहे हैं, जैसे कि मयूरी ने कहा कि उसका पति और वो अलग अलग घर में रह रहे थे, उसके पति को और उसको भी बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। तो बहुत अलग अलग एंगल है, लेकिन मैं जो बता रहा था वो ये है कि तीनों जो पार्टियां हैं, खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस, आपको तो पता ही कि वो सत्ता का एक अहम हिस्सा है, तो उसी पार्टी के इस नेता के खिलाफ हालांकि उनको निष्कासित किया गया है, लेकिन स्थानीय इकाई के चुनाव आने वाले हैं, उस समय में यह मामला सामने आया है और आज भारतीय जनता पार्टी के पुणे के कार्यकर्ता यहाँ का जो कोर्ट है उसके सामने आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अलग सा सिचुएशन बना है कि आप सत्ता में भी हो और आंदोलन भी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ही मतलब अजीब मामला है कि सत्ताधारी पार्टी एनसीपी भी है, बीजेपी भी है, एक ही गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो है विरोधी तो आवाज़ उठा ही रहे थे, लेकिन खुद जो है अपनी सरकार के किसी पार्टी अपनी सरकार के घटक दल की नेता के खिलाफ जो है इस तरह का आंदोलन हम देख रहे हैं पुणे में। धन्यवाद राहुल इस पूरे अपडेट के लिए। हम आगे भी इसमें जो भी अपडेट होगा एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। अब आइए अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार में आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव परिवार की। लालू प्रसाद यादव जो लगातार केंद्रीय एजेंसी की जांच झेल रहे हैं और पहले मामला शुरू हुआ सीबीआई से, उसके बाद ईडी और अब जाके जो उनके ऊपर एक नया केस जिसकी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और आज दिल्ली में कोर्ट में उसकी सुनवाई है। अगर वो होगा तो आय से अधिक संपत्ति का एक अलग मामला उनके ऊपर शुरू होगा। ये मामला अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव लगभग हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और इसमें जो कानूनी शिकंजा है वो लालू परिवार पर कसता हुआ दिख रहा है। इसका चुनाव में क्या असर होता है? क्या जनता को इससे कोई मतलब है, कोई प्रभाव पड़ता है या ये बैकफायर करता है? क्या इससे लालू प्रसाद यादव या उनका कुनबा परेशान होगा? क्या उन्हें चुनाव प्रचार करने में या चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने में इसमें दिक्कत होगी, या फिर उनके लिए ये एक तरह से वरदान साबित होगा? उनका जो वोटर है वो ये समझेगा कि हमारे नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है और वो और एग्रेसिवली और जोर शोर से लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीतिक दल के साथ जुड़ेगा, उनके लिए वोट करेगा। इसी पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इनका बिहार में।
तो ये इस पे प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ एनडीटीवी के शो में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पहला सवाल वही हमारा है कि जो मामला है ये लगातार ईडी सीबीआई लैंड फॉर जॉब केस है, उसके बाद हमने देखा कि रेलवे के जो होटल का मामला हुआ था उसमें भी है। सो 2-3 मामलों में लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा कुनबा फंसा हुआ है और नए नए मामले जो हैं वो लगातार उनके ऊपर जोड़े जा रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी और उसके बाद ये आज दिल्ली कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। आपको क्या लगता है, इससे लालू प्रसाद यादव का परिवार या उनकी पार्टी जो है मुसीबत में है या वो बैकफायर करेगा, उनको उससे फायदा ही मिलेगा? ऐसा है प्रभाकर कि बिहार की जो राजनीति है और बिहार के जो मतदाता हैं, ये इन दोनों का मिजाज कुछ बाकी जगहों से अलग होता है। ऐसा ही मैंने देखा है पिछले कई वर्षों में। और यहाँ जिस तरह से ये माना जाता है कि बिहार में जातीय राजनीति ही प्रखर होती है, वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि धर्म के आधार पर भी उतने लोग नहीं बंटते जितने जाति के आधार पर बंट जाते हैं। तो खैर ये तो पृष्ठभूमि है यहाँ की ऐसी है। जहाँ तक इस मामले की बात है, निश्चित रूप से ये जो कानूनी शिकंजा जो कसता चला जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा आज अगर कस भी रहा है तो उसका असर क्या जाएगा? असर मेरे ख्याल से वैसा नहीं जाएगा जैसा कि आप दूसरी जगह पर समझ सकते थे, या लालू परिवार से अलग हटके कोई दूसरा परिवार होता तो उसके मामले में समझ सकते थे। मेरा यहाँ ख्याल है कि जो उनका जनाधार है, जो उनके लोग हैं, जिस वर्ग में उनकी पहुँच है और जो उनको वोट करते रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं होने जा रहा है। इसलिए कि लालू जी पर तो यूँ तो कन्विक्टेड भी हो गए और उसके बावजूद अगर लालू जी सीन से बाहर भी चले जाते हैं तब भी लालू जी का परिवार और खास करके आप एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं सर। आपका कहना है कि उनके ऊपर कितने भी आरोप लग जाए, करप्शन के चार्जेस लगे, उनका जो कुनबा है, जो जाति के आधार पे उनको वोट कर रहा है, वो उनको निर्दोष मानता है या उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके बावजूद भी उनको वोट देगा, चाहे उनकी छवि साफ हो, चाहे उनके ऊपर आरोप लगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? सहानुभूति जैसी भी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि वो आएगी और इसका लाभ भी उनको मिल जाएगा सहानुभूति के रूप में। तो वो भी मुझे लगता है कि चुनाव आते आते देखिएगा कि किस तरह से सब कुछ बदलता चला जाता है। अभी टिकट बंटवारा बाकी है, सीटों का बंटवारा बाकी है, वो सब आते आते तो लगता है पिछली बातें कहाँ रह जाती हैं इसका पता नहीं चलता। और ये जो मामले हैं इस तरह के, अब लोगों ने समझ लिया है कि ये सब चलता रहेगा और इसी में राजनीति होती रहेगी। हाँ, क्योंकि लगातार उनके ऊपर दबिश होती रही और ईडी सीबीआई की रेड होती रही, तो आपका कहना है कि अब वो एक तरह से लोगों की नज़र में ये मामला रूटीन सा हो गया है, अकस्टम्ड हो गए हैं, लोगों को आदत पड़ गई है, खासकर लालू परिवार को तो जरूर आदत पड़ गई होगी। एक आरोप जो लगाता है लालू प्रसाद यादव का परिवार या उनकी पार्टी भी आरोप लगाती है, उनका कहना है कि आप ईडी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, और खासकर जब चुनाव नज़दीक आता है तो आप हम पर दबिश बढ़ा देते हैं। तो ये आरोप जो वो लगाते हैं केंद्र की सरकार पे, इसमें आप कितना दम देखते हैं? देखिए, इस आरोप में मैं तो आंशिक सच्चाई ही देखता हूँ, इसीलिए कि जो आरोप है वो किस नेचर का है, आरोप है क्या, आरोप जो है वो किस आधार पर लगाया जा रहा है, इस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ ये कह देते हैं कि ये तो राजनीतिक दबाव डालने के लिए या इस तरह से उस पर। लेकिन सोचना ये चाहिए लोगों को भी, हर एक मतदाता को ये देखना चाहिए कि आरोप है क्या, और अगर वो आरोप राज्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है, तो उस आधार पर ही लोगों को अपना तय करना चाहिए रास्ता। लेकिन ये होता नहीं है। प्रचार के साथ ये दोनों पक्ष, जिस पर आरोप लगता है वो कहता है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है, और जो आरोप लगाता है कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सचमुच में इसके आरोप में दम है। तो ये बातें चलती रहेंगी और मेरा ख्याल है कि ये बातें इस तरह से अब फैल चुकी हैं पूरे देश की राजनीति में कि अब इसका अलग ही रूप दिखता है। ये जो अगर आप बड़े भाजपा के नेताओं से बात करें या उनके लोगों से बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो एक बात बोलते हैं। उनका कहना है कि देखिए, चुनाव के समय अगर रेड होते हैं, दबिश होती है, तो जो फेंस सिटर वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो तो मानते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लालू प्रसाद यादव के ऊपर कितने भी रेड हो जाए। जो उनके विरोधी हैं उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो फेंस सिटर वोटर हैं, जो बीच के रास्ते में खड़े हैं और वो शायद ढुलमुल वाली स्थिति में खड़े हैं,
उनको ये बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि भाई ये या इनका परिवार जो है करप्शन में डूबा हुआ है, इसलिए इनके साथ जाना जो है वो प्रदेश या देश हित में नहीं होगा। ये मानना है एनडीए के बड़े नेताओं का, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इस मानने में भी सच्चाई है कुछ ज़रूर, इसीलिए कि ऐसे लोग जो तय नहीं कर पाते हैं कि इस पक्ष की तरफ जाना है या उधर जाना है, उनको अगर एक आधार मिल जाता है, उनको अगर दिखता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये यहाँ पर इन पर जो आरोप है वो निश्चित रूप से ये आरोप कोई असर रखता है, तो तब वो बदल सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। इसीलिए कि जब जातीय प्रवाह में लोग बहने लगते हैं, जब किसी तरह का माना आरोप प्रत्यारोप की जो हवा चलती है बड़ी आंधी की तरह, तब जो उसमें लोग इधर उधर होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ थोड़ा बहुत ये होता है कि भाई इनको जो है इनको लगातार परेशान किया जा रहा है, ये ऐसा है कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा असर पैदा करने वाली बात नहीं है। जी, तो कुल मिला के मणिकांत जी का कहना है कि बिहार में जहाँ पर जातिगत गणित और जातिगत अफिलिएशन आपका जो है वो मायने रखता है, उसमें इस तरह के रेड्स या आरोप या केस या फिर कोई नया केस भी अगर आप ला दें, उससे आपके वोट के जो परसेंटेज है, जो गणित है, उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो बिहार चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आज बिहार से फिलहाल इतना ही, और बाकी वापस खबरों के लिए हम चलते हैं दिल्ली अनंत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे जितेंद्र और पंकज का भी, जिन्होंने खबरें विस्तार से बताई भी और समझाई भी, उनके मायने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए भी। तो 2 दूनी 4 में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कल फिर से आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।